So it is saying that in vitro studies may overlook important interactions among molecules. क्योंकि इन विट्रो में आप सिर्फ उस एक इंटरेक्शन के ऊपर आप फोकस करते हो, और जब उस इंटरेक्शन के ऊपर जब फोकस करते हो तो उस इंटरेक्शन के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, सपोज सबस्ट्रेट, ओके, और द एंजाइम इन्वॉल्व इन दैट इंटरेक्शन, यू विल डू दैट रिएक्शन इन प्योर फॉर्म, इन a pure medium. ओके, सो इन विट्रो तो दोनों स्टडी जरूरी है, इन विट्रो स्टडी भी जरूरी है और इन विवो स्टडी भी जरूरी है, क्योंकि इन विट्रो में भी आप सिंगल आउट करके आप फंक्शन देखोगे, और इन विवो में इन द प्रेजेंस ऑफ अदर बायोमोलिक्यूल्स, क्योंकि अदर बायोमोलिक्यूल्स में क्या होंगे, उनके रेगुलेटरी एलिमेंट्स भी हो सकते हैं दैट में मॉडिफाई दिस इंटरेक्शन. So one approach to understanding a biological process is to study purified molecules in vitro. In vitro का मतलब होता है in glass or in test tube, without interference from other molecules present in the intact cell. That is, और ये जो हुआ, और एक दूसरा होता है in vivo, in the living. Okay, so this approach, यानी कौन सा, in vitro approach, has been remarkably revealing. बहुत कुछ हमको इससे पता चलता है, यानी एंजाइम का एक्शन क्या है, किस सबस्ट्रेट के को क्या प्रोडक्ट बना रहा है, ओके, ये सब हमको पता चल रहा है. बट वी मस्ट कीप इन माइंड दैट द इनसाइड ऑफ अ सेल इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द इनसाइड ऑफ अ टेस्ट ट्यूब. ओके, why? Because the interfering components eliminated by purification may be critical to the biological function or regulation of the molecule purified. For example, in vitro studies of the pure enzymes are commonly done at very low enzyme concentrations in thoroughly stirred aqueous solutions. कहने का मतलब हुआ कि जब इन विट्रो स्टडी करते हैं एंजाइम का, तो एंजाइम क्या है, एक पर्टिकुलर एंजाइम इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, वन एंजाइम इज प्रेजेंट इन दैट सॉल्यूशन. सो ये तो एक्चुअली साइटोसोल से अगर तुलना किया जाए, तो इफ दैट एंजाइम इज प्रेजेंट इन द साइटोसोल, सपोज, and that same enzyme is present in the test tube in the solution, so cytosol का जो concentration है, that is thick, that is high in comparison to the test tube. So test tube में enzyme जो है is present in low concentration, very low enzyme concentration. और जब इस तरह का इन विट्रो स्टडी करते हैं तो एक जो मान ले बीकर है, तो नीचे में एक मैग्नेटिक स्टीरर प्लेस कर देते हैं, बुलेट टाइप का होता है, और उसको एक डिवाइस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसके ऊपर प्लेस कर देते हैं, तो वो नीचे नाचता रहता है, स्टीर करते रहता है, और सॉल्यूशन जो है मूव करते रहता है, स्टीर कर रहा है कंटिन्यूअसली. क्यों? क्योंकि एंजाइम का प्रेजेंस जो है, अब सब in every corner of that solution, that enzymes should be homogeneously mixed. Substrate और substrate का availability जो है एंजाइम को in each and every corner should be the same. तो इसलिए मिक्स करते रहते हैं. In the cell an enzyme is dissolved, but सेल के अंदर क्या होता है, एंजाइम जो है dissolved है या सस्पेंडेड भी है. ओके, सस्पेंडेड भी हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ जाइमोजेन. अलग से बहुत थिक कंसंट्रेशन अगर प्रोटीन का है और साइटोसोल में वाटरी कंटेंट ज्यादा है, तो वो मिक्स नहीं हुआ, इट इज सस्पेंडेड लाइक ए जेल इन द साइटोप्लाज्म, और या साइटोप्लाज्म में डिजॉल्व भी हो सकता है, डिपेंड करेगा प्रोटीन का कंपोजिशन क्या है. इन द जेल लाइक साइटोसोल with thousands of other proteins, some of which bind to that enzyme and influence its activity. बहुत सारा thousands of other proteins are present है उसके अगल बगल, तो उसके साथ उसका क्या रिश्ता हो सकता है thousands of proteins का, तो ये भी हमको देखना पड़ेगा. इन विवो में ये सब चीज होते रहता है इन विवो सिस्टम. Okay, some enzymes are components of multi-enzyme complexes in which reactants are channeled from one enzyme to another and they never entering the bulk content. For example, जो आपका
माइटोकॉन्ड्रियल, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर सरफेस पर जो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, वहीं से वहीं ट्रांसफर हो रहा है। ओके, या और भी सुप्रा एलडीएच जो है एंजाइम। ओके, तो इंस्टीड ऑफ मिक्सिंग इन द साइटोसोल, द प्रोडक्ट पूरा मिक्स हो जाए ताकि एंजाइम का लोकेशन कहीं और साइटोसोल में मिक्स होने की बजाय वहीं का वहीं यूटिलाइज हो गया लोकल में। तो ये सब अदर कंपोनेंट्स जो है जिनके इंटरेक्शन है उसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि रिएक्टेंट जो एक का रिएक्टेंट दूसरे का, एक का प्रोडक्ट दूसरे का रिएक्टेंट भी है। In the reactants are channeled from one enzyme to another, never entering the bulk solvent. When all of the known macromolecules in a cell are represented at their known dimensions and concentrations, figure 112, it is clear that the cytosol is very crowded, that diffusion of macromolecules within the cytosol must be slowed by the collisions with other large structure. तो cytosol बहुत crowded है। okay? ये फिगर दिख रहा है, साइटोसोल काफी थिक है, विस्कस है, इसमें थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर देयर इन दिस लेस वॉल्यूम, इसीलिए क्राउडेड है बहुत। और इसमें फिर एक बड़ा पोर्शन तो न्यूक्लियस ही है, कम पोर्शन बचा यहाँ साइटोसोल के लिए। इसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन्स आर देयर। उसके बाद ऑर्गेनेल्स भी हैं, ऑर्गेनेल्स के अंदर बायोमोलिक्यूल्स है। तो इस तरह से ये काफी भीड़ भाड़ वाली जगह है साइटोसोल। Okay, this drawing by David Goodsell is accurate representation of relative sizes and numbers of macromolecules in small region of E. coli cell. This concentrated cytosol crowded with proteins and nucleotides is very different from the typical extract of cells used in biochemical studies. Okay. तो कह रहा है यही कि crowded है सेल काफी और उसमें इंटरेक्शन हो रहा है इन विवो कंडीशन में। तो वो हमको देखना जरूरी है कि इन विवो में कैसे बिहेव कर रहा है आपका प्रोटीन मॉलिक्यूल एंड इन विट्रो कैसे बिहेव कर रहा है, दोनों हम स्टडी करेंगे बायोकेमिस्ट्री में। ओके, क्यों इन विवो में क्या हो रहा है उसके साथ, विद इन द साइटोसोल कोलिजन हो रहा है अदर बायोमोलिक्यूल के साथ। In short, a given molecule may behave quite differently in the cell and in vitro. A central challenge for biochemistry is to understand the influences of cellular organization and macromolecular association on the function of individual enzymes and other biomolecules, to understand function in vivo as well as in vitro. तो यही चैलेंज है बायोकेमिस्ट के आगे कि वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन को देखने के लिए उनको दोनों की जरूरत है, इन विट्रो स्टडी की और इन विवो स्टडी की। इन विट्रो स्टडी तो आप समझ लीजिए रिलेटिवली आसान है, क्योंकि एक को प्यूरिफाई किए उसका हम एक देख रहे हैं कि क्या कर रहा है, ये सबस्ट्रेट दे दिए या अदर अंडर डिफरेंट पीएच कंडीशन, अंडर डिफरेंट टेम्परेचर कंडीशन, ये सब हम उसका स्टडी किए, क्या है एंजाइम काइनेटिक्स। लेकिन इन विवो जो है inside the living system, it is difficult to measure. Why? Because अब सेल के अंदर घुस करके तो नहीं नापोगे ना, सेल को क्या करोगे आप, बर्स्ट करोगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ोगे, साइटोप्लाज्म बाहर आ गया, ओके, होमोजिनेट हो गया, टिश्यू होमोजिनेट, सेल होमोजिनेट हो गया। तो अब आप उसको स्टडी करोगे तो वो भी जो है एक्चुअली रप्चर हो गया, सुप्रामोलिकुलर स्ट्रक्चर। तो अभी मॉडर्न साइंस का एडवांसमेंट हो गया है, तो अभी हम लोग काफी स्टडी कर सकते हैं सेल के अंदर घुस के भी। आगे हम बताएंगे कैसे करते हैं, एंटीबॉडी के थ्रू। ओके, एंटीबॉडी के थ्रू, और या नहीं तो जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराते हैं, कैसे इन सिटू फर्टिलाइजेशन, डायरेक्ट निडिल से, वो एक दूसरा मेथड है, पूरा का पूरा गैमीट का न्यूक्लियस ही एंटर करा दिया जाता है फीमेल गैमीट के अंदर। ओके, तो ये हम आज यहां तक सेलुलर कंपोनेंट पढ़ चुके हैं, सेलुलर फाउंडेशंस। ओके,
सो ये तो यहाँ समरी है। अब आगे हम बढ़ते हैं, केमिकल फाउंडेशन क्या है। मेरी आवाज आ रही है सब लोगों को? यस सर, आ रही है। यस सर। अभी देख रहे हैं कुछ संख्या बढ़ गई है बच्चों की, 15 हो गए। कौन कौन आए हैं अभी बता दीजिए जिनका नाम नोट नहीं किया है। नेहा गौंड दिख रही है, नेहा गौंड। राहुल तो है, नेहा गौंड। समीन आई है, समीन 14। हाँ हो गया। तो एक और छूट रहा है कोई, सुप्रिया। सुप्रिया पहले तो हमेशा टाइम पर आती थी, आज लेट आई। चलो, मैं नाम इसलिए नोट कर रहा हूँ क्योंकि मैं फिर बाद में रजिस्टर बनाऊंगा, उसमें देखूंगा कौन कौन दिन कौन आ रहा है। एक एक्सेल सीट रहेगा, रजिस्टर नहीं एक्सेल सीट। उसमें जो ज्यादा इरेगुलर रहेगा उसको हम डिसकंटिन्यू करेंगे क्लास में, क्योंकि फिर उसको पढ़ाने का फायदा नहीं है इरेगुलर है। अरे कहाँ गया? केमिकल फाउंडेशन। केमिकल फाउंडेशन अब हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इसमें आपको केमिस्ट्री का हम रिवाइज करा देंगे। बायोकेमिस्ट्री aims to explain biological form and function in chemical terms। बायोकेमिस्ट्री ब्रांच जो है बायोलॉजी का, ये क्या कोशिश करता है? टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फॉर्म एंड फंक्शन इन केमिकल टर्म्स। What is the chemistry behind it? What is the chemical structure of this biological form? Why this function is derived? What is the chemistry behind this function? तो इस फंक्शन के पीछे क्या केमिस्ट्री है? तो मेनली एंजाइम है, एंजाइम इज कैटालाइजिंग दैट फंक्शन। तो बायोकेमिस्ट्री जो है स्टडी है किसका? बायोलॉजिकल फॉर्म एंड फंक्शन का इन केमिकल टर्म्स। बाय द लेट 18th सेंचुरी, जब इस तरह का टर्म हो 18th सेंचुरी, तो आप समझ लेना कि ये 1700 से लेकर के 1800 के बीच में। जैसे आपका उम्र है, अगर कोई कहे कि कितना उम्र है, तो कोई बोलेगा कि मेरा 18वां साल चल रहा है, तो दैट मीन्स दैट पर्सन हैज कंप्लीटेड 17 ईयर्स और 18 इज गोइंग ऑन। तो जब 18th सेंचुरी बोले तो टाइम यही है 1743, 17 यानी 1700 से 1800 के बीच में 18th सेंचुरी चल रहा है, क्योंकि 1800 के बाद क्या हो जाएगा? 18th सेंचुरी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो वो 19th सेंचुरी स्टार्ट हो जाएगा। तो 1800 से 1900 के बीच में 19th सेंचुरी हो गया। तो एक मोटा मोटी याद रख लो, 18th सेंचुरी का है, इसका मतलब एक घटा लो, 1700 से लेकर 1800 के बीच का टाइम है। बाय द लेट 18th सेंचुरी, ये 100 साल 1700 से 1800 साल के बीच में एक फेमस केमिस्ट हुए थे, उनका नाम था, ये कंक्लूड क्या किए थे, उस समय तक नहीं पता था लोगों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है, ये क्या सेल क्या चीज का बना हुआ है। ओके, प्लांट सेल एनिमल सेल के बीच में क्या, ये सब कुछ नहीं पता था। वो पहली बार कंक्लूड किया दैट द कंपोजिशन ऑफ हायर लिविंग मैटर इज स्ट्राइकिंगली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इनएनिमेट वर्ल्ड। लिविंग मैटर का कंपोजिशन जो है, यानी जो जीवित पदार्थ हैं, उनका कंपोजिशन जो है इनएनिमेट निर्जीव वस्तुओं से काफी अलग है। यही अचीवमेंट था इनका बहुत बड़ा। चलिए कोई बात नहीं। फिर इसके बाद नहीं, यही केमिस्ट जो थे, नाम था इनका एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर, 1743 1794। और इन्होंने नोट किया, नोटेड दैट द रिलेटिव केमिकल सिंप्लिसिटी ऑफ द मिनरल वर्ल्ड एंड कंट्रास्टेड इट विद द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल वर्ल्ड्स। द लैटर यानी एनिमल वर्ल्ड, द एनिमल वर्ल्ड later he knew were composed of compounds rich in elements। latter मतलब ये प्लांट और एनिमल दोनों, सॉरी। पहला वाला क्या हो गया? केमिकल सिंप्लिसिटी ऑफ द मिनरल वर्ल्ड। एंड मिनरल वर्ल्ड मतलब निर्जीव वस्तुओं की दुनिया जो है, ये केमिकल सिंप्लिसिटी है इसमें, निर्जीव वस्तुओं जो है। और इसके ठीक विपरीत कॉन्ट्रास्टेड इट विद द जो लिविंग वर्ल्ड है, उसमें प्लांट और एनिमल्स का कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है। ही न्यू वेयर, और ये क्या है, ये भी इन्होंने निकाल दिया कि प्लांट और एनिमल वर्ल्ड जो स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर कंपोज्ड ऑफ, दीज
composed of the compounds which are rich in elements such as carbon, oxygen, nitrogen and phosphorus. Carbon, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस. हाइड्रोजन वो नहीं बोला, हाइड्रोजन यहाँ पर आप देखेंगे बाद में ऐड कर लें. तो एक्चुअली क्या है, ये जो चार एलिमेंट होते हैं कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये 99% जो है आपके वेट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. 99% ऑफ यू इज कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. यही एलिमेंट जो है 99% ऑफ योर बॉडी. टिपिकल प्लांट का भी 99%, मतलब जो भी लिविंग सेल्स है, लिविंग सेल्स हैं 99% जो है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है. लेकिन ये भाई साहब ये बोल रहे थे फॉस्फोरस जो है भी रिच होता है. फॉस्फोरस भी है लेकिन ये कम है. ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी. अब पहला हाफ 20th सेंचुरी, इसका क्या मतलब हो गया? एनीबॉडी? अभी हम बताएं आप लोग. 18 to 19, 18 to 19, 19 to 20 sir. 19 to 20 sir. फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी मतलब हो गया 1900 से लेके 1950. फर्स्ट हाफ है. 100 साल का हुआ 19th सेंचुरी, 1900 से लेके 2000 तक. फर्स्ट हाफ 1950 से पहले तक पैरेलल बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ग्लूकोज. इसी दौरान पहला जो 50 साल है, इसी दौरान ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इस सब का डिस्कवरी हुआ था. ओके. तो इन्होंने पाया कि ग्लूकोज ब्रेकडाउन जो है ईस्ट में, यानी ये सिंगल सेलुलर फंजाई है ईस्ट, और एनिमल मसल सेल्स. एनिमल मसल सेल्स क्या है? टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल है, यानी हाईली एडवांस्ड फॉर्म ऑफ द सेल है, ए कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ सेल है, डेस्टाइन्ड फॉर ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन. तो ये सेल भी जो हाई कॉम्प्लेक्स सेल है और एक सिंपल यूनिसेलुलर फंजाई भी जो है, उसके अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन का जो मैकेनिज्म है उसके बीच में केमिकल सिमिलरिटी है. रिवील द रिमार्केबल केमिकल सिमिलरिटी इन दीज टू अपरेंटली वेरी डिफरेंट सेल टाइप्स. ग्लूकोज के ब्रेकडाउन का मैकेनिज्म ईस्ट में हो चाहे मसल में है, सेल में, दोनों में सेम ही है. ओके. जबकि दोनों एनिमल काफी डिफरेंट है. एनिमल मसल सेल किस में मिला? वर्टिब्रेट में. और ईस्ट कितना दूर हो गया उससे? फंजाई किंगडम में, एनिमल किंगडम में कितना दूर हो गया बताओ? बहुत दूर हो गया. इवन ये एनिमल में भी कंसीडर नहीं किया जाता. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अगर याद हो आप लोग को, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ओके, फंजाई, फिर प्लांट एंड एनिमल, तो इतना दूर है. तो भी ग्लूकोज ब्रेकडाउन का प्रोसेस जो है वो सेम ही है. The breakdown of glucose in yeast and muscle cells involve the same 10 chemical intermediates. Okay, 10 chemical intermediate, glucose के बाद glucose 6-phosphate, so and so forth, लास्ट में pyruvate, बीच में 10 गो intermediate है, and the same the 10 enzymes, और सबको कैटेलाइज करने के लिए 10 अलग अलग तरह के एंजाइम है. किस ईस्ट में भी और स्केलेटल मसल में भी सेम है. सब्सिक्वेंट, अब एंजाइम का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है, स्पीसीज स्पेसिफिक, बट द परफॉर्म जो एक्शन काम जो कर रहा है और जो मेटाबोलाइट है वो भी सेम है. एंजाइम का स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, आइसो एंजाइम्स हो सकते हैं. सब्सिक्वेंट स्टडीज ऑफ मेनी अदर बायोकेमिकल प्रोसेसेस इन मेनी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव कंफर्म्ड द generality of this observation, neatly summarized in 1954 by Jacques Monod. What is the true of E. coli is true of the elephant. 1954 में फिर ये जैक्स मोनार्ड ने एक स्टेटमेंट दिया, जो ई कोलाई के लिए ट्रू है वो एलिफेंट के लिए भी ट्रू है. ओके. इसमें भी ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, इसमें भी ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है. The current understanding that all organisms share a common evolutionary origin is based in part of this observed
universality of the chemical intermediates and transformation often termed as biochemical unity। और इससे हमको ये पता चल रहा है कि हो सकता है या है ही, साबित ही हो रहा है कि ई कोलाई और एलिफेंट का एंसेस्टर जो है, पूर्वज एक ही है। फिर और उस पूर्वज में ग्लाइकोलाइसिस डेवलप हुआ, उस पूर्वज का संतान ई कोलाई भी है और एलिफेंट है। भले ही एलिफेंट बाद का संतान है, बहुत बाद का है, और ई कोलाई जो है उसका पहले का है, लेकिन दोनों का कॉमन एंसेस्टर है। एंड दिस इज नोन एज बायोकेमिकल यूनिटी, यूनिवर्सलिटी ऑफ केमिकल इंटरमीडिएट्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफन टर्म्ड एज बायोकेमिकल यूनिटी। अब देखते हैं एलिमेंट्स कितने तरह के हैं और ये एलिमेंट्स जो हैं आपके बॉडी में किस प्रकार से मिलते हैं। तो देयर आर टू टाइप ऑफ एलिमेंट्स इन द टर्म्स ऑफ देयर abundance in your body. Some are bulk elements, some are trace elements. आप लोगों को ये तो समझ में आता है, एलिमेंट, कंपाउंड, एटम, मॉलिक्यूल, ये सब के बीच में डिफरेंस तो पता है ना, तब आगे मैं बढ़ूंगा। Yes. Yes, sir. इसमें तो कंफ्यूज नहीं होते हो ना, एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, ओके, एलिमेंट, ओके। एलिमेंट समझ लो बेसिक है, ओके। और एलिमेंट का एटम हो सकता है, एलिमेंट का मॉलिक्यूल हो सकता है, कंपाउंड का भी। और कंपाउंड का क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है। सबसे छोटा यूनिट कंपाउंड का क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा, एटम नहीं होगा, क्योंकि एक कंपाउंड इज मेड अप ऑफ, सपोज ए वाटर मॉलिक्यूल H2O, it is a compound. Smallest unit of this compound will be a molecule of water, H2O, ठीक है। और अगर हम उससे एटम निकाल लें अलग, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो वाटर का प्रॉपर्टी तो लॉस्ट हो गया, तो वाटर नहीं कहलाएगा। तो वाटर का स्मॉलेस्ट यूनिट इज ए मॉलिक्यूल, कंपाउंड का एक स्मॉलेस्ट यूनिट मॉलिक्यूल है, और एलिमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हुआ, एटम हुआ, ठीक है, ओके। ए कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 2 or more different elements, क्लियर है। Yes, sir. अब आप देखिए कि यहां पर 2 तरह के एलिमेंट्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेजेंस इन आवर बॉडी, बल्क एलिमेंट्स एंड द ट्रेस एलिमेंट्स, ओके। तो बल्क एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स हैं, जो आपके बॉडी में ज्यादा मात्रा में है, बल्क एलिमेंट्स, ठीक है। सॉरी, एक सेकेंड, पानी थोड़ा पीता हूं। और ट्रेस एलिमेंट जो है, जो बहुत ही कम मात्रा में है आपके बॉडी में। अब आप ये देख रहे हैं, पेरियोडिक टेबल दिख रहा है आपको, ये फिगर दिख रही है आपको, पेरियोडिक, आपको याद आ जाएगा, 12वां क्लास में पढ़े थे। अब दिख रहा है पेरियोडिक टेबल, Yes, sir. अब देखिए इसमें, आप देखिए एटॉमिक पेरियोडिक टेबल क्यों है, इसको क्यों पेरियोडिक टेबल बोलते हैं, क्योंकि केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स आर पेरियोडिकली रिपीटेड, दैट इज वाई पेरियोडिक टेबल। इसलिए इसको इस वे में अरेंज कर लिया गया कि इसका प्रॉपर्टी रिपीट हो रहा है। जैसे एक कॉलम है, ये हाइड्रोजन, इस कॉलम में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और सीजियम और सब नाम होगा इसका, रेडियम। तो इस सब में क्या है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है बाहर में, सब में बाहर में, तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ये दे करके पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है। तो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज मोर और लेस विल बी द सेम इन दिस ग्रुप। रो में भी कुछ प्रॉपर्टी उसके रिपीट होंगे, मतलब यहाँ पर, अब यहाँ से यहाँ मेटेलिक हो गया, कुछ ज्यादातर मेटल्स हो गए, ये यहाँ से यहाँ मेटल हो गया, इतना तक, यहाँ से ऊपर से काटना पड़ेगा, फ्लोरीन, नियोन, क्लोरीन, ऐसे आके ऐसे, इतना मेटल है। तो ओके, तो इसीलिए नाम है इसका पेरियोडिक टेबल है, क्योंकि प्रॉपर्टीज आ रहे, तो इसको बनाया इन्होंने, रीअरेंज किया। क्यों ये पेरियोडिक, इलेक्ट्रॉन
का केमिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन का जो वैलेंसी है उस हिसाब से ही बनाया गया है। तो देख लीजिए आप, हाइड्रोजन है, हीलियम है, तो इसलिए दोनों को अलग अलग रखा गया। एक कोना में, ये एक एक्सट्रीमिटी में हाइड्रोजन है, दूसरे कोना में हीलियम है, बीच में कुछ नहीं है। क्यों नहीं कुछ है? क्योंकि पहला जो जो रिंग है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन रहता है। ओके, वैलेंसी 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो बीच में और कोई प्रॉपर्टी संभव नहीं है, तो 2 एलिमेंट इधर हो गए। फिर तीसरा, दूसरा रो में देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, 3 3 6, तो 8। तो इसमें दूसरा में भी 8 इलेक्ट्रॉन का जगह है, तो इसलिए 8 हो गए। इसमें भी 8 है, फिर ये 8 तो है ही, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 18 हो गया। ओके, यहाँ थर्ड रो में उतना केमिस्ट्री में नहीं जाएंगे हम, आप ऊपर से देख लीजिए। तो ये हो गया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, और ये हो गया सल्फर, क्लोरीन। ये है नियोन के बाद क्या होता है? आर्जिनिन, आर्जिनिन, के फॉर पोटासियम, आर्गन आर्गन आर्गन, आर्गन, हाँ आर्जिनिन तो अमाइनो एसिड है, आर्गन। ओके, पोटेशियम, कैल्शियम, सीजियम, टी से टाइटेनियम होगा, वी से क्या है? वोकेंडियम वैनेडियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, एफी, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, और फिर आगे आप लोग देखना। अब मोटा मोटी देखिए, बल्क एलिमेंट्स जो है, ये पिंक वाले बल्क एलिमेंट्स हैं। इस बल्क एलिमेंट्स में भी जो 4 एलिमेंट हैं वो 99% है आपके बॉडी में। हाइड्रोजन, कौन से? हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये चारों मिलके 90% हो गया। और 3 एलिमेंट जो है, 3 एलिमेंट यानी ये सेलेनियम, ऐसी है सेलेनियम। सेलेनियम से ऊपर जो आपको ट्रेस मात्रा में चाहिए, बहुत कम मात्रा में चाहिए। क्यों कम मात्रा में क्यों चाहिए? हाई एटॉमिक नंबर वाले, क्योंकि इवोल्यूशन में इस तरह से एडजस्ट कर लिया गया। कार्बन को मेन बना लिया है, क्योंकि ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है कार्बन, तो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है कार्बन में, स्ट्रक्चर, इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड सब बने इसके आधार पर। तो ये तो इसका एक यूनिक प्रॉपर्टी है कार्बन का, तो उसके आधार पर हो गया। हायर, जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन से ज्यादा एटॉमिक नंबर है जिनमें, वो स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं दे सकते थे, दैट इज व्हाई दे वर इग्नोर्ड, बट दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज बिकॉज मेनी टाइम्स दे आर कोफैक्टर फॉर द, और दे आर कोफैक्टर फॉर द एंजाइमेटिक रिएक्शन। वेरी माइन्यूट क्वांटिटी में वो चाहिए, लेकिन चाहिए, बहुत जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल मैग्नीज, बहुत कम मात्रा में चाहिए लेकिन चाहिए, बहुत जरूरी है मैग्नीज। डीएनए रेप्लिकेशन एंजाइम, ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम, सब जो एंजाइम है ये सब, इस सब का कोफैक्टर मैग्नीज है। ओके, और भी बहुत सारे काम है इसके। ओके, कैल्शियम आप सुने होंगे, चाहिए बहुत ज्यादा मात्रा में। कैल्शियम तो ज्यादा इसलिए चाहिए क्योंकि आपका बोन में होता है, कार्टिलेज में होता है। ओके, कैल्शियम जो है एंजाइम का भी कोफैक्टर है। सेलेनियम फैक्टर है, जिंक फैक्ट को फैक्टर है, कॉपर को फैक्टर है। अब अब देखिए, आप कहीं भी इसमें आप देखिए ट्रेस एलिमेंट में, ये वेनेडियम हो गया, क्रोनियम, मैग्नीज, फेरस, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, सेलेनियम, ये आयोडीन, मोलिबिडिनम, और डब्ल्यू से क्या होता है? टंगस्टन है ये वाल्फ। इसका केमिकल, इसका लैटिन नेम क्या है? एनीबॉडी देखो तो जरा गूगल में, डब्ल्यू से क्या होता है तो टंगस्टन ये, इसका नाम क्या है? डब्ल्यू वाला नाम क्या है? वोल्फ्राम, हाँ वोल्फ्राम, वोल्फ्राम, वोल्फ्राम नाम है इसका। तो आप देख रहे हैं कि 34 से ज्यादा एटॉमिक नंबर के सिर्फ 3 है, मोलिबिडिनम, आयोडीन एंड वोल्फ्राम। आप देखिए कि इसमें से कहीं भी सोना चांदी का जरूरत है? जो च्यवनप्राश में ऐड करता है, सोना चांदी खाओ, सोना चांदी खाओ। केमिस्ट को कोई भी ऐसा एंजाइमेटिक रिएक्शन ये कहीं भी नहीं मिला है पाथवे जिसमें सोना और चांदी, क्या हो गया सोना चांदी? यहाँ देखिए पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर है सोना चांदी? ये हो गया एस, क्या है? AG 37
37 कहाँ है? 37 नहीं, 37 तो 47 40। 47 हाँ ये देखिए सोना। 47 हाँ हाँ, ये है चांदी, और ऑरियम ये हो गया सोना। जी एच ये दोनों जरूरत है? नहीं जरूरत है। ट्रेस अमाउंट में भी जरूरत नहीं है। तो जो भी च्यवनप्राश का ऐड करे घर में, कहे कि सोना चांदी है ताकत मिलेगा, उसको सीधा रिजेक्ट कर दो। हो सकता है मानते नहीं है, अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला। कोई भी बायो, इतना साल से रिसर्च चल रहा है, बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मोटा मोटा किताब लिखा गया बहुत सारा, लेकिन सोना चांदी का कोई भी रिएक्शन ड्रिवन नहीं मिला है जिसमें कोफैक्टर है। ओके, तो ये सब ऐसे ही है। अब देखिए आप लोग, तो ये सब क्या है? नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स है। ओके, नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स। नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स का क्या मतलब है? ये नेचर में मिलते हैं, और कुछ एलिमेंट्स जो है लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किए गए हैं। बाद में कुछ एलिमेंट्स, बहुत सारे ये साइंटिस्ट लोग करते रहता है अपना नाम बनाने के लिए। जो साइंटिस्ट ने एक एलिमेंट सिंथेसाइज किया बॉम्बार्ड करके, उसके न्यूक्लियस को, 2 न्यूक्लियस को बॉम्बार्ड करके एटॉमिक नंबर प्रोटॉन घुसा दिया उसमें। ओके, तो नया एक एटॉमिक नंबर का एलिमेंट क्रिएट हुआ, अपना नाम दे दिया फलाना, फलाना फलाना फलाना। तो ऐसे करते बढ़ते बढ़ते संख्या, ये अभी 118 120 भी होगा। तो उसमें आश्चर्य नहीं है, लेकिन वो सबको, क्योंकि नेचर में मिलता ही नहीं है, वो सब अपने लेबोरेटरी में बनाया है एलिमेंट। तो नेचर में ये सब एलिमेंट बने इतने सारे, कितने, लगभग 90 के लगभग एलिमेंट है नेचर में बने, यानी प्रकृति ने बनाया। तो ये बने कब? आपको हम बिग बैंग पढ़ाए थे सबसे पहला क्लास में। इसमें बिग बैंग के तुरंत होने के इमीडिएटली विद इन सेकेंड्स हाइड्रोजन और हीलियम बन गया। उसके बाद इन मिनट्स लिथियम भी, 3 एलिमेंट सबसे पहले बन गए थे। हाइड्रोजन और हीलियम सबसे पहले बना, उसके बाद थोड़ी देर के बाद लिथियम भी बन गया था, 3 एलिमेंट। और क्योंकि 15 बिलियन साल पहले यूनिवर्स बिग बैंग हुआ, उसके बाद जितना भी मैटर था वो सब यही 3 एलिमेंट थे। पूरा यूनिवर्स में समझ लो, ना आयरन था, ना कॉपर था, ना कुछ था, कोई एलिमेंट नहीं था, सिर्फ यही 3 एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। इसी से पूरा यूनिवर्स बना हुआ था। बाद में क्या हुआ? जो स्टार्स थे, हाइड्रोजन रिच स्टार्स थे, बहुत डेंस स्टार्स, हमारे सन से भी लाखों गुना बड़ा स्टार्स, उस सब में सुपरनोवा होते गया, ब्लैक होल बनते गया, कंडेंस होते गया। तो फिर हैवियर एलिमेंट्स वेर क्रिएटेड लेटर ऑन। तो जब तक अर्थ बना 4.6 बिलियन ईयर्स पहले, तब तक आयरन वगैरह सब बन गया था। ओके, तो अर्थ में आयरन आया, अर्थ के हिस्सा में। वाटर कहाँ से आया? अदर कॉमेट्स एंड अदर प्लेनेटिसिमल बॉडीज जो है अर्थ से टकराया, तो फिर वहां से वाटर आया। तो ये तो इसका है, ये है। तो आप ये समझिए, नेचुरली अकरिंग का मतलब ये सब नेचर में मिलते हैं, अर्थ पर मिल रहे हैं, ये सब अर्थ पर है ये सारे एलिमेंट्स। लेकिन यूनिवर्स में सबसे पहले हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम आया। बाद के एलिमेंट्स जो है फ्यूजन हुआ, फ्यूजन हो के बना है इन अदर टाइप ऑफ स्टार। कार्बन भी फ्यूजन होके बना। ओके, बहुत तरह के स्टार हैं, ब्लू स्टार, व्हाइट स्टार, किसी में कार्बन बन रहा है, किसी में नाइट्रोजन बन रहा है, ऐसे करके शुरू वाले स्टार्स थे। ओके, सो ये समझ में आया आप लोगों को? आगे बढ़े। yes sir यस सर फ्यूअर देन 30 ऑफ मोर देन 90, 30 से थोड़ा कम के लगभग, आप सबको काउंट कर लो कितना हो रहा है, 1 2 3, सबको बल्क और ट्रेस दोनों को जोड़ लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 23 हुआ, 23 बोला। फ्यूअर देन 300 of more than 90 naturally occurring chemical elements are essential to organisms. Most of the elements in living matter have relatively low atomic numbers. Only 3 have atomic numbers above the selenium 34, 3 जो है बताए, ये 3 का ही ज्यादा है। The 4 most abundant elements in living organisms
in terms of percentage of total number of atoms, यानी पूरा बॉडी में परसेंटेज निकाल लिया जाए सारे एटम्स में कितने डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स हैं, तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन के एटमों की संख्या जो है मिला के विल मेक अप मोर देन 90% ऑफ द मास ऑफ मोस्ट सेल्स. दे आर द लाइटेस्ट एलिमेंट्स कैपेबल ऑफ, क्योंकि ये सब हल्के हैं एलिमेंट. हाइड्रोजन सबसे हल्का, कार्बन क्योंकि इसका यूनिक प्रॉपर्टी है, 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता है ये एक साथ. इसी पीरियोडिक टेबल में नीचे जो है सिलिकॉन है, सिलिकॉन भी 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता है. ओके, तो इसी वजह से सिलिकॉन भी एक यूनिक एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल में, और इसके यूनिक प्रॉपर्टी जो है सेमी कंडक्टिविटी की वजह से पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका कंप्यूटर, मोबाइल, अभी हम लोग जो कर रहे हैं ये सब इसी का कमाल है सिलिकॉन का. तो नॉन लिविंग वर्ल्ड में हमने सिलिकॉन की वजह से एडवांस किया, एंड इन लिविंग सिस्टम जो है कार्बन एलिमेंट की वजह से इतना कॉम्प्लेक्सिटी आया, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और लिविंग सिस्टम बने, कार्बन की ही वजह से लाइफ आया. ओके, सो दे आर द लाइटेस्ट 1 2 3, हाँ कहाँ थे, 90%. ओके, they are the lightest elements capable of efficiently forming 1 2 3 and 4 bonds respectively. 1 2 3 या 4 बॉन्ड, यानी ये सब सिंगल बॉन्ड है. एक सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड या 3 सिंगल बॉन्ड या और 4 सिंगल बॉन्ड रिस्पेक्टिवली. इन जनरल द लाइट रिस्पेक्टिवली. ओके, in general the lightest elements form the strongest bonds. लाइटेस्ट एलिमेंट जो है स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, कोवेलेंट बॉन्ड का. क्यों? क्योंकि इसका न्यूक्लियस छोटा है. ओके, न्यूक्लियस छोटा होने की वजह से दोनों न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, या आप कहिए कि बॉन्ड का लेंथ कम हो गया. तो बॉन्ड का लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड. More the length of the bond, less will be the strength of the bond. So चूंकि ये लाइटर एलिमेंट्स हैं, 6 एटॉमिक नंबर है, इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन है, और ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है. छोटा न्यूक्लियस हुआ इसका, और दूसरा कार्बन के साथ ये उसका भी छोटा है, तो दोनों के बॉन्ड का लेंथ जो है छोटा हो गया, तो दोनों के बीच का अट्रैक्शन भी ज्यादा होता है इनवर्स. अब अगर हम सपोज टंगस्टन है या आयोडीन है, तो क्या हुआ, इसका न्यूक्लियस बड़ा है, 53 प्रोटॉन्स 53 न्यूट्रॉन्स है, इसका न्यूक्लियस बड़ा है. एक आयोडीन दूसरे आयोडीन के साथ, या एक आयोडीन एक कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनाएगा, तो दैट लेंथ ऑफ द बॉन्ड विल बी मोर, तो उसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा. इसीलिए जो है इवोल्यूशन में ये सब लाइटर एलिमेंट्स हैव बीन चूजन. The lightest elements form the strongest bonds. The trace elements, ठीक है, ये trace element जो दिखाया हम अभी पहले आपको, represent a minuscule fraction of the weight of the human body, but all are essential to the life. तो आप ये नहीं समझिएगा बहुत कम मात्रा में ये चाहिए, तो जरूरी नहीं है, कम ही मात्रा में चाहिए लेकिन बहुत ही जरूरी है. अगर मैग्नीशियम एब्सेंट हो गया, आपका बॉडी जो लुंज पुंज हो जाएगा.